अभी तक हम ये देखते आए हैं कि किस तरह से मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम्स सुपरवाइज या अनसुपरवाइज तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। हमने देखा था कि सुपरवाइज तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़, अगर कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं तो वो एस्टिमेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या अगर वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को बेस्ड ऑन द वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और अनसुपरवाइज में हमने देखा था कि हम क्लस्टर कर सकते हैं चीज़ों को बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। इन मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स में अगर हमें कभी ये महसूस हो कि हमारी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हमें वो कम करने की ज़रूरत है, तो उसको हम कहेंगे वो नीड टू परफॉर्म डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। एट्रीब्यूट्स को कम करने की, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उनका नंबर रिड्यूस करने की कोशिश अगर हम कर रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। आज हम उसकी एक टेक्निक देखेंगे जिसको कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या PCA। हमारे मुख्तलिफ तरह के मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे हो सकता है कि हम चाह रहे हो कि हम किसी मुल्क की GDP या उसकी इंडिविजुअल वेलबींग, इंडिविजुअल्स की जो उसके सिटीजन्स हैं उनकी वेलबींग को एस्टिमेट कर सकें, वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। अब ये एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारा डेटा हो सकता है, बहुत सारे वेरिएबल्स हमारे काम आ सकते हैं। जैसे हो सकता है हमारे पास उस मुल्क का पहले क्वार्टर का या पिछले सालों का GDP की इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद हो, उस मुल्क का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हमारे पास मौजूद हो, इन्फ्लेशन रेट, इंडस्ट्री वाइज वर्कर्स कितने हैं, स्टॉक एक्सचेंज का डेटा क्या है, डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। वी माइट हैव अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स अवेलेबल। सिमिलरली आपने एक डेटा पर काम भी किया, बैंक टेली मार्केटिंग का जो डेटा है जिस पे आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला क्लासीफायर भी इस्तेमाल किया, उसमें भी हमारे पास अगर हम देखें तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। पर्सनल डेटा अलग से है, जैसे एज वगैरह हो गई, या मैरिटल स्टेटस हो गया कस्टमर का, और फिर उसकी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लोन, हाउस प्लान, अदर इंडिकेटर्स फ्रॉम द बैंक, के बैंक का जो कस्टमर की तरफ से इंडेक्स है कि कस्टमर कितना अच्छा उसको कॉन्फिडेंस में लेते हैं, कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं उस बैंक पे, वो इंडिकेटर्स। और उसके अलावा जो जो प्लान दिया जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। देयर आर टू मैनी वेरिएबल्स विच हैव बीन यूज्ड। आपके केस में एग्जैक्टली जो डेटा सेट था उसमें 20 वेरिएबल्स है जो इस्तेमाल हो रहे थे। फिर बाज़ का हमें इमेज एनालिसिस करना पड़ सकता है। जैसे हमें हो सकता है कि 2 सैटेलाइट इमेजेस दिए गए हों और हमें बताना हो कि उनमें डिफरेंस क्या है या सिमिलैरिटी क्या है, ताकि हम रजिस्टर कर सकें। मिसाल के तौर पे कोई इंसिडेंस हो गया है, जैसे कि हमारे यहाँ काफ़ी मरतबा ऐसा हुआ है कि ज़लज़ला आया है और गांव के गांव जो है वो सफ़ास्ती से मिट गए। तो अब हमारे पास इमेज अवेलेबल है बिफोर दैट इंस्टेंस, जो इवेंट हुआ था ज़लज़ले का, उससे पहले का इमेज मौजूद है और उससे बाद का इमेज मौजूद है। और हम ऐसे एरियाज़ जो कि बहुत रिमोट एरियाज़ हैं, पहाड़ी इलाकों में, हम जाकर नहीं देख सकते वहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि पहले कितने घर वहाँ पर मौजूद थे, अब कितने घर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है हम 2 इमेजेस जो हैं उनको देख के शायद अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे सरफेस फीचर्स हो सकते हैं, जैसे बिल्ट अप एरिया कितना है, वाटर वहाँ पर है, फॉरेस्ट है, बैरन लैंड है, कोई और तरह की हमें चीज़ नज़र आती है उधर। तो ठीक ठाक वेरिएबल्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। और सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स डेटा में भी हमने देखा कि हम बहुत सारी मेजरमेंट्स कलेक्ट करते हैं, एसेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी, डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी, लाइंस ऑफ कोड, डिफरेंट तरह के लाइंस ऑफ कोड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो नासा के प्रोजेक्ट्स का काफ़ी सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है जो कि लोग स्टडी करते हैं और उसमें से डिटर्मिन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिफेक्ट्स इन देयर मॉड्यूल्स इफ द मॉड्यूल्स ऑफ दिस पर्सन एंड द नासा प्रोजेक्ट आर सिमिलर टू सम एक्सटेंट। तो ये मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमें देखा कि हमेशा काफ़ी सारे वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे। ऐसा नहीं होता कि हमें हमेशा तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ या उनके रिलेशनशिप्स वो हैं, वैल्यूज़ होती हैं, रिलेशनशिप्स जो हैं वो नोन हो। तो सबसे पहले तो हमें ये रिलेशनशिप्स का अननोन होना जो है ना, ये प्रॉब्लमेटिक लगता है। हमें पता ही नहीं है कौन सा वेरिएबल किस पर डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, जो जिन्होंने इवेंचुअली डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है वो आपस में हो सकता है कोरिलेटेड हो, एक वेरिएबल दूसरे के साथ लिंक्ड हो। एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की भी बढ़ती है, एक की कम होती है तो दूसरे की भी कम होती है। इस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है उनका। और फिर हमें ये भी पता कभी कभी लग सकता है कि हमें महसूस हो कि हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो रिडंडेंट है,
देयर इज़ अ चांस कि वेरिएबल्स आर रिडंडेंट। ये बहुत सी जगहों पर होता है कि रिडंडेंसी आ रही होती है। मिसाल के तौर पर जो कुछ प्रोजेक्ट जो नासा के मैंने देखे, कोई 15-16 प्रोजेक्ट्स का डेटा मैंने देखा, उनमें तकरीबन सब में, बल्कि शायद इससे थोड़ा सा ज़्यादा नंबर है, तकरीबन सब में ये जो LOC लाइंस ऑफ कोड को हम कहते हैं, LOC भी एक वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट है, LO कोड भी, लाइंस ऑफ कोड भी, फिर लाइंस ऑफ कमेंट भी, लाइंस ऑफ ब्लैंक भी, ब्लैंक लाइंस ऑफ कोड कहते हैं इसको, लाइंस ऑफ कोड एंड कमेंट्स भी, जिसमें कोड एंड कमेंट्स को सिर्फ इकट्ठा किया हुआ है और ब्लैंक लाइंस को अलग किया हुआ है। फिर प्रोग्राम लेंथ अवेलेबल होती है, प्रोग्राम लेंथ अवेलेबल है तो फिर टोटल अकरेंस ऑफ ऑपरेटर्स which is known as N1 and total occurrences of operands which is known as N2, ये दोनों भी अवेलेबल होती हैं। ये जो N1 N2 हैं ये एक्चुअली मिलके N बना रहे होते हैं असल में, N इज इक्वल टू N1 प्लस N2। तो देखा जाए तो एक ही डेटा सेट में ये सारे के सारे मैंने देखे हैं, तो ये तो रिडंडेंसी लग ही रही है। लाइंस ऑफ कोड का मतलब है ऑल लाइंस ऑफ कोड। यहाँ पर जो लाइंस ऑफ कोड है इट मीन्स लाइंस ऑफ कोड, ऑल लाइंस ऑफ कोड माइनस ब्लैंक लाइंस एंड लाइंस ऑफ कमेंट्स। लाइंस ऑफ कोड एंड कमेंट से मुराद है कि ये वो लाइंस हैं जिनके जो ब्लैंक लाइंस नहीं है, कम से कम कोड लिखा गया, और वो लाइंस भी नहीं है जिनको कमेंट कर दिया गया है, चाहे वो अलग से कमेंट में ऐड किया गया हो, लेकिन इसमें कमेंट्स लिखे गए हैं, यानी इसमें एफर्ट लगी है लिखने में, तो ये वो वाले लाइंस ऑफ कोड एंड कमेंट्स हैं। और लाइंस ऑफ ब्लैंक जो वो ऐसी लाइंस हैं जो कि शायद हमने सिर्फ एक एंटर प्रेस कर दिया और लाइन क्रिएट हो गई। तो n इज इक्वल टू N1 प्लस N2, ये देखा जाए तो n के अंदर N1 N2 की कॉन्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है, और लाइंस ऑफ कोड ओवरऑल के अंदर इन तमाम की कॉन्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है। ये तमाम की तमाम चीज़ों को एक ही डेटा सेट में रख लेना और फिर उसकी बेस पर प्रेडिक्शन करना, तो हमें नज़र ये आ रहा है कि रिडंडेंसी इसमें है। तो इस तरह की रिडंडेंसी हमें काफ़ी जगहों पर और भी नज़र आ सकती है हमें, लेकिन बहुत सारे वेरिएबल्स हमारे पास हों, 20, 25, 30 हों तो फिर तो मिल सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने ये 40 वेरिएबल्स के सेट में से रिडंडेंसी निकाली है नासा प्रोजेक्ट्स के। अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स हों, जैसे इमेज एनालिसिस की सिचुएशन में होते हैं हमारे पास, तो हम तो नहीं निकाल सकते मैन्युअली बैठ के इस तरह की रिडंडेंसी। सिमिलरली बाज़ का हाउसिंग डेटा में भी होता है हमारे पास के कवर्ड एरिया जो है ना वो स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर्स के अंदर दोनों तरह से मेंशन किया गया है, तो रिडंडेंसी उधर भी हो सकती है। तो ये सिर्फ नासा प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है, बाकी जगहों पर भी रिडंडेंसी होती है। अच्छा, ना सिर्फ ये कि अगर बहुत सारे वेरिएबल्स हों उनमें रिडंडेंसी के चांस हो सकते हैं और फिर उनको निकालना मुश्किल हो सकता है, बाज़ का डेटा को विजुअलाइज करना भी मुश्किल हो सकता है। बहुत सारे वेरिएबल्स हों तो हमें देखें 2D 3D से ज़्यादा हमसे विजुअलाइज नहीं होती चीज़। अगर काफ़ी सारे वेरिएबल्स हों, हम डेटा को विजुअलाइज करना चाह रहे हो, तो बहुत सारी डायमेंशंस में हम डेटा को विजुअलाइज नहीं कर सकते, हमें फिर वो मुश्किल पेश आती है विजुअलाइज करने में। और बाज़ का जैसे मैंने कहा इमेज एनालिसिस के लिए डेटा, इफ़ द डेटा इज़ टू लार्ज, तो हमारी कोशिश ये होती है कि CPU यूजेज रिड्यूस हो जाए या किसी तरह से मेमोरी कम इस्तेमाल हो। इस तरह की चीज़ें करने के लिए हम चाहते हैं कि कम डेटा इस्तेमाल किया जाए। इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें, इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए, लाइक to understand relationship between the variables or to make the variables independent to each other, yeah, to reduce redundancy in the data or maybe remove that redundancy, or to get ease in visualizing data or to reduce the amount of data, हम एक काम जो कर सकते हैं वो है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि हम अपना जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका समझ लें, अभी हम ये समझ लेते हैं कि उनका नंबर हम कम करना चाह रहे हैं, ताकि कम से कम एट्रीब्यूट्स या पहले से कम एट्रीब्यूट्स जो हैं वो तकरीबन सेम इंफॉर्मेशन भी देते रहें, ताकि हमारी प्रेडिक्शन का या एस्टिमेशन का काम चलता रहे, और ओवरऑल डेटा हमें कंप्रेस्ड फॉर्म में भी नज़र आए, ताकि हम उस कंप्रेस्ड डेटा के ज़रिए एफिशिएंटली। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का जो एक तरीका इस्तेमाल करते हैं वो है फीचर एलिमिनेशन का। इसमें हम ये करते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं उनको हम ड्रॉप कर देते हैं, या इन अदर वर्ड्स वो वेरिएबल्स जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको हम रिटेन कर लेते हैं और बाकियों को हम इग्नोर कर देते हैं, उनको हम अपने मॉडल के अंदर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे।
एक तो ये तरीका हमें डायमेंशनलिटी रिडक्शन का मिलता है, फीचर एलिमिनेशन भी कहते हैं इसको। इस तरीके में क्या होता है कि इस तरीके में हमने जो वेरिएबल्स ड्रॉप किए हैं दे विल नो लॉन्गर कंट्रीब्यूट। जैसे मिसाल के तौर पर पिछली एग्जांपल में हमें n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 मिल रहा था, अगर मैं उसमें से n1 और n2 को अलग अलग ड्रॉप कर दूं तो अब मेरा n जो है वो इकट्ठा तो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन n1 की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन नहीं है, n2 की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। या अगर मैं फॉर एग्जांपल LOC को रिटेन कर लूँ, LOC कोड एंड कमेंट को निकाल दूँ, तो शायद मेरे पास एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि मैं निकाल सकता था टोटल कमेंट्स, टोटल लाइंस ऑफ कोड में से एफर्ट कितनी लाइंस ऑफ कोड पर लगी है और बाकी ऐसी कितनी लाइंस ऑफ कोड हैं जो कि एफर्टलेसली लिखे गए हैं, फॉर एग्जांपल विद द स्ट्रोक ऑफ एन एंटर की और विद द डबल स्ट्रोक ऑफ स्लैश की, फॉरवर्ड स्लैश अगर इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर कमेंटिंग, या हैश की अगर हैश कमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मैं वो निकाल सकता था अगर मैं लाइंस ऑफ कोड एंड कमेंट्स को रिटेन करता। लेकिन मैंने कहा कि उसकी कंट्रीब्यूशन LOC में आ ही रही है तो मैंने उसको निकाल दिया। तो इस तरह की सिचुएशंस में हमने क्या किया, जो वेरिएबल्स ड्रॉप किए दे आर नॉट नो लॉन्गर कंट्रीब्यूटिंग एंड वी कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम द ड्रॉप्ड वेरिएबल्स। ये एक चीज़ हमें फेस करनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड हमें फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि दिस इज़ वेरी सिंपल अप्रोच। हम हर एट्रीब्यूट की इंपॉर्टेंस निकालें, मे बी थ्रू इंफॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी बेस्ड मेजर्स भी होते हैं, वही एक ही चीज़ तकरीबन, तो वो इस्तेमाल करते हुए हम अपने कुछ फीचर्स की इंपॉर्टेंस निकाल सकते हैं और इंपॉर्टेंट फीचर्स रिटेन करके बाकी हम ड्रॉप करें। अब जो फीचर्स रिटेन होंगे हमारे ओरिजिनल फीचर्स होंगे, जो हमारे वेरिएबल्स रिटेन होंगे वो ओरिजिनल वेरिएबल्स होंगे और हम उनसे जो कुछ इंटरप्रेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं, वो डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं है, कोई नए नहीं बनाए हमने। तो ये कुछ फ़ायदे भी हैं हमारे इस फीचर एलिमिनेशन मेथड के। दूसरा जो मेथड कहलाता है वो है फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि एक नया सेट ऑफ वेरिएबल्स बना लें और हर नया वेरिएबल जो है ना वो इस तरह से बनाएं कि इसके अंदर बाकी तमाम वेरिएबल्स की, ओरिजिनल वेरिएबल्स की कंट्रीब्यूशन मौजूद हो। यानी एक वेरिएबल जो नया बनाया है वो बाकी तमाम वेरिएबल्स की कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है, और उसके बाद जब हमारे पास फॉर एग्जांपल 10, 20, 30 नए वेरिएबल्स बन गए हैं, तो ऐसे वेरिएबल्स जो कम इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको ड्रॉप कर दें, और जो ड्रॉप करने के बाद न्यू वेरिएबल्स बचें उनको इस्तेमाल करें टू सॉल्व द प्रॉब्लम। रिमेंबर, हमने एक्चुअल वेरिएबल्स ड्रॉप नहीं किए, वो तो ट्रांसफॉर्म हो गए इनटू न्यू वेरिएबल्स, और अब न्यू वेरिएबल्स ड्रॉप हो चुके हैं और कुछ न्यू वेरिएबल्स जो रह गए हैं इंपॉर्टेंट वाले उनको हमने इस्तेमाल कर लिया टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब हमने किया क्या, हमने एक्चुअल वेरिएबल्स के सेट को ट्रांसफॉर्म किया इनटू न्यू वेरिएबल्स, अ सेट ऑफ न्यू वेरिएबल्स। अब ये कोई इतना आसान सा काम, सीधा सा काम नहीं लगता। ये ट्रांसफॉर्मेशन वुड टेक सम, would need some understanding, and we cannot now maintain interpretability of variables unlike the previous approach जिसके अंदर हम फीचर एलिमिनेशन के दौरान मेंटेन कर रहे थे अपनी इंटरप्रेटेबिलिटी। अब हम अपने नए वेरिएबल्स का हमें नहीं पता मतलब क्या है, ये बिल्कुल नए वेरिएबल्स हैं और इनको पिछले वेरिएबल्स के सेट से ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पर हम लेकर आए हैं इन वैल्यूज़ को, और हमें नहीं पता इन वैल्यूज़ का एक्चुअली मतलब क्या है। हमें बस इतना पता है कि ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये नहीं इंपॉर्टेंट, इतना पता है, हमें और कुछ नहीं पता। हाँ, एक चीज़ हमें मिल जाएगी कि हमारे जो ड्रॉप वेरिएबल्स हैं, अब ऐसा नहीं है कि उनकी बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमें उनकी कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, बिकॉज हमने जब वेरिएबल्स बनाए थे वो कुछ इस तरह से बनाए थे कि ईच न्यू वेरिएबल हैज़ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओरिजिनल वेरिएबल्स, ये हमने रखा था जहन में। अब हमें कोई ना कोई तरीका निकालना होगा जो कि नए वेरिएबल्स बनाए जाएं और ईच वेरिएबल हैज़ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स और ओरिजिनल वेरिएबल्स। अब ये चीज़ हमने प्रिजर्व कर ली, और दो चीज़ें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही हैं, सिंप्लिसिटी and understanding, not writing code, remember, and interpretability. ये काम हमारे लिए सर अंजाम देगा PCA या प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये एक समझ लें आप, ये 3 स्टेप्स जो यहाँ पे बताए गए हैं, ये इस PCA को बड़ा इजीली, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बड़े सिंपल से तरीके से, कि वी शुड कंबाइन ओरिजिनल इनपुट वेरिएबल्स इन अ स्पेसिफिक वे। We'll look at it after a few minutes. Then create new variables from the combination. उस combination से हमने नए variables बना लिए, and now arrange the new variables with respect to their importance in predicting the dependent variable. यानी वो कितना अच्छा dependent variable को predict करते हैं, इस base पर
इनको अरेंज कर लें। अब जो नया वेरिएबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो सबसे पहले आएगा, समझ लें पहला कॉलम आप बना लें अपने डेटा का, दूसरा वेरिएबल उसके बाद आएगा, फिर तीसरा उसके बाद, और जो सबसे कम इम्पॉर्टेंट है वेरिएबल की वैल्यू निकालने में, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालने में, उसको हम सबसे आखिर में रखेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके को जो 3 स्टेप अप्रोच है, इसने हमें हम कह सकते हैं इसने हमें प्रिंसिपल कंपोनेंट्स दे दिए, नए वेरिएबल्स दे दिए। इन नए वेरिएबल्स को हम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कह रहे हैं। ये हमें जब मिल गए हैं तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ के इंपॉर्टेंट न्यू वेरिएबल्स सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें विजुअलाइजेशन करनी है तो हम टोटल 3 डायमेंशन में आराम से अगर हम देख सकते हैं तो हम 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स चूज़ कर लेंगे। पहले 3 उठाए तो हम कहेंगे के इज इक्वल टू 3, तो हमने 3 इस्तेमाल करके अपनी चीज़ विजुअलाइज करी, डेटा विजुअलाइज कर लिया कि ये 3 वेरिएशंस के पॉइंट्स हैं या वो डायरेक्शंस हैं हमारे डेटा के अंदर। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि हमारे जो ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, जो हमारा ट्रेनिंग सेट है, उसकी क्या शक्ल होगी आफ्टर परफॉर्मिंग पीसीए। ओरिजिनली हमारा ट्रेनिंग सेट इस तरह का होता है, x1 y1 x2 y2 xm ym, वेयर y1 y2 एंड सो ऑन ym आर लेबल्स ऑफ द एग्जांपल्स। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, बिफोर इन्वोकिंग पीसीए हम अपनी लेबल्स हटा देंगे, और लेबल्स हटाने के बाद हमारे एग्जांपल्स नज़र आएंगी इस तरह से x1 x2 x3 अप टू xm, देयर आर m ट्रेनिंग एग्जांपल्स। और हमने वो पीसीए को इनपुट की। पीसीए क्या करेगा, इट विल कंबाइन द एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स जो कि हमारे डेटा के एट्रीब्यूट्स हैं, इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, उनको कंबाइन करके नए एट्रीब्यूट्स जैसे कि नए वेरिएबल्स बनाएगा। और उसके बाद हमारी एग्जांपल्स जब रिप्रेजेंट हो रही होंगी z1 z2 z3 अप टू zm। तो अब पहले हमें एक डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएबल्स हमारी एग्जांपल को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब एक नया ट्रांसफॉर्म सेट ऑफ वेरिएबल्स हमारी एग्जांपल्स को रिप्रेजेंट करेगा, और हमारा जो ट्रेनिंग सेट है वो इस तरह का नजर आएगा, z1 y1 z2 y2 z3 y3 अप टू zm ym। तो हम एक ज़रा से मुख्तलिफ या ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव कर चुके होंगे। ये पहले वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से मुख्तलिफ होगा, पहले वाले एट्रीब्यूट्स मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं। अभी जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो क्या इसमें कोई लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन भी हुई है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। अब जो हमने कुछ देर पहले बात की थी कि हमने शायद इंटरप्रेटेबिलिटी लूज़ की है, वो अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, शायद हमने वो लूज़ की हो इंटरप्रेटेबिलिटी उन वेरिएबल से। x जो था, यानी x का मतलब है तमाम एट्रीब्यूट्स, उनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि शायद कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन हमने उनको जब ट्रांसफॉर्म किया तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रा कम हो गई है। तो अब शायद हम रिकन्स्ट्रक्ट ना कर सकें इतनी आसानी से एक ट्रांसफॉर्म्ड ट्रेनिंग सेट से ओरिजिनल ट्रेनिंग सेट हम रिकन्स्ट्रक्ट शायद ना कर सकें। मिसाल के तौर पर हमें ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये पुर्तगाल के शहर लिस्बॉन की तस्वीर है, जो कि पहले 26 यानी पीसीए परफॉर्म करने के बाद, ओरिजिनल इमेज पर पीसीए परफॉर्म करने के बाद पहले 26 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्ट की गई है। अब हमें ये पता चल रहा है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इस्तेमाल करके भी हमने जो तस्वीर बनाई, इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है जो ओरिजिनल इमेज में मौजूद थी। वो इंफॉर्मेशन मिसिंग होने का मतलब है कि जब भी हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लॉस ज़रूर होगा। नीचे हमें इस इमेज की लोकेशन पता चल रही है कि ये कहाँ से लिया गया इमेज, तो इट इज़ द सोर्स ऑफ द इमेज। हमें पता तो चल गया कि हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन पीसीए के ज़रिए कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये वाला काम किया जा सकता है।